नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पे। और सभी साथी जैसा कि जानते हैं, जिन्होंने भी मुझे पिछली क्लासेस में देख रहे हैं और जो नए हैं वो जान लें कि वो हमारे द्वारा यानी कि देवेश शुक्ला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश विशेष। क्या उत्तर प्रदेश विशेष? तो उत्तर प्रदेश विशेष की इस श्रृंखला में जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया था कि कल अगले दिन हमारा नया टॉपिक होने वाला है अगली क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं कला, यानी कि उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। जब हमने आपको पहला लेक्चर लिया था तो हमने आपको बताया था कि हम आपको कौन कौन से टॉपिक कराएंगे। तो उसी में से एक ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कला एवं उत्सव। अब इस टॉपिक को हमने दो भागों में बांटा। एक तो जो उसकी संस्कृति है उत्तर प्रदेश की, और दूसरा है आपकी कला। कला में आपका क्या आता है? लोक नृत्य, लोकगीत, आपके घराने और आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। अब ये जो हमने आपको बताया कि घराने, मेले, महोत्सव, लोकगीत और आपके लोक नृत्य, ये चारों चीजें हम आपको क्या है पीछे क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की संस्कृति आपको पढ़ाएंगे। और वो ये जो आपके वीडियो हैं, प्रमुख मेले एवं महोत्सव, आपके लोकगीत और आपके लोक नृत्य, ये सभी वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने भी, जिन साथियों ने भी उन क्लास को नहीं देखा है, इस आज की क्लास के साथ में आप उन क्लास को ऐड साथ में देखिएगा, तब आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। वो कौन सा होगा आपका? उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति एवं कला, या फिर उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्लास शुरू होने से पहले आप सभी को क्लास को सब्सक्राइब करना है, आपको चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना है, जिससे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो साथी भी आपके उसका फायदा उठा सकते हैं। कहा जाता है कि कर भला हो भला, तो आप दूसरे की हेल्प कीजिए कि वो भी पढ़ ले, इससे उसको भी एग्जाम में फायदा हो सकता है आपका भी ईश्वर भला कर दे। तो ये इसी के साथ में क्या है, तुरंत शेयर करिए इसको, कर भला हो भला। ठीक है, तो अब देखेंगे हम आज की अपनी क्लास को। तो हमारी क्लास आज शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति। आप ये जानते होंगे कि हमारा जो देश है उत्तर प्रदेश, एक राज्य की बात ना करके अगर हम पूरे देश की बात करें तो क्या है, वो विविधताओं से भरा हुआ है। क्या है? विविधताओं से भरा हुआ है। साउथ में आप जाएंगे तो दूसरी तरह की विविधताएं, संस्कृति है, दूसरी परंपराएं हैं। आप नॉर्थ में जाएंगे तो दूसरी परंपराएं हैं, पूर्व साइड में जाएंगे तो दूसरी परंपराएं हैं, पश्चिम साइड में जाएंगे तो दूसरी परंपराएं। मतलब एक आप थोड़ा सा मान के चलिए, आप 10 किलोमीटर का अगर एरिया आप छोड़ दें, 10 से 20 किलोमीटर का एरिया आप छोड़ के अगर अगले 10-20 किलोमीटर में जाएंगे तो हो सकता है आपको बोली चेंज मिले उसकी, यानी कि भाषा चेंज हो, उसकी बोली चेंज हो, वहां का मतलब थोड़ा सा रहन सहन में आपको बदलाव देखने को मिले, वहां की बोली भाषा और इन सब चीजों में क्या है आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि जो पानी होता है उसका भी टेस्ट आपको चेंज मिलेगा। कहा जाता है कि कोस कोस पर बानी और चार कोस पर बानी, यानी कि हर एक कोस में आपको बानी यानी कि आवाज, यानी कि जो लैंग्वेज है वो हो सकता है आपको, बोली हो सकता है आपको बदली मिले। और चार कोस पर बानी यानी कि सॉरी, चार कोस पर पानी, यानी कि चार कोस के बाद जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको जो पानी है, आपका जो जल है, जिसे हम अपने जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो क्या है, वो आपको उसका टेस्ट चेंज मिल सकता है, उसका थोड़ा सा जो उसमें मिनरल है वो कुछ चेंज मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो हमारा भारत देश है बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। अब इसी क्रम में अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य हमारे भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। आप सबको ये बात पता होगी। पहले पे आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई। पहले पे आप सॉरी, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो हमारा भारत देश में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया राजस्थान, आपका हो गया मध्य प्रदेश, आपका हो गया महाराष्ट्र, और चौथे पे आपका कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं वो क्या है, उस जो सीमाओं के अंदर जो क्षेत्रफल है इसमें भी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। जैसे आपका उसमें क्या सम्मिलित है, आपका अवध क्षेत्र हो गया, आपका ब्रज क्षेत्र हो गया, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, आपका रुहेलखंड क्षेत्र हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, आपका पूर्वांचल हो गया। तो वहां पे अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं, अलग अलग आपके जो कलाएं हैं वो पाई जाती हैं। तो हमने कला कला में आपका क्या देखा था? संस्कृति।
अब देखेंगे कला में हमने आपका देखा था लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख मेले एवं महोत्सव। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृति। तो क्या देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश की संस्कृति। तो बढ़ेंगे आगे। तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखने से पहले क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में हुई। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश में जब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या है, ये किसके अंतर्गत है? यानी कि कोई विभाग होगा जो उत्तर प्रदेश में जो भी संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की जो विविधताएं हैं, जो आपकी धरोहरें हैं, उनकी कोई तो ऐसी एजेंसी होगी जो इनकी क्या करती होगी, देख रेख करती होगी। नहीं तो आजकल तो अब आप क्या बताएं, आप लकड़ी के गेट पे डाल दो, लोग उठा ले जाते हैं, वो तो उसमें तो तब भी ईंट पत्थर होगा। तो क्या है, तो हमारे यहाँ हमारे देश में क्या प्रदेश में किसकी स्थापना की गई? संस्कृत विभाग की। किसकी स्थापना की गई? संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। तो संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? आपका 1957 में। कब हुई? 1957 में हुई। संस्कृत उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 यानी कि 1957 में। सब लोग याद रखें क्या कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब होती है? आपका 1957 में। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रुहेलखंड आदि क्षेत्र आते। कौन? हमने अभी जैसा आपको बताया ब्रज, अवध क्षेत्र, भोजपुरी यानी कि यही पूर्वांचल वाला क्षेत्र। क्या? पूर्वांचल वाला क्षेत्र। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड आदि क्षेत्र आते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये आपके उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है उसके अंतर्गत जो उसकी परिधि है, जो हमने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, वो जो परिधि है उसके अंतर्गत आपके ये क्षेत्र आते हैं। अगला है संगीत की बाइबल किसे कहते हैं? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखित है? भरत मुनि के द्वारा। कौन? भरत मुनि के द्वारा। ये पॉइंट यहाँ कैसे आ गया? चलो ठीक है, जो आ गया उसको भी पढ़ लो। जो संगीत की बाइबल आपसे अगर कहा जाए कि किस पुस्तक को संगीत की बाइबल कहा जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि जो नाट्य शास्त्र है जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखित है, तो जो भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र है वो आपका क्या है? संगीत का बाइबल। क्या कहा जाता है उसे? संगीत की बाइबल। अगला देखेंगे अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया। इन्हें भाई याद रखना, ये भी बीच में आ गए तो इनको भी याद रखना जरूरी है। इन्होंने किसका आविष्कार किया? सितार एवं तबले का। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि तबले का आविष्कार किसने किया? तबले का आविष्कार किसने किया? मोदी जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर आपके अमीर खुसरो। तो आपको बताना है किसने किया। तो बहुत से तो लोग कहेंगे मोदी जी ने कर दिया। नहीं भाई, अमीर खुसरो ने किया। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। तबले का आविष्कार किसने किया? और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। अब यहां से आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। कौन? उत्तर प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। और इस संस्थान के अंतर्गत अब सबसे पहला जो संस्थान देखेंगे वो कौन सा है? हमारा भातखंडे संगीत संस्थान। कौन सा? भातखंडे संगीत संस्थान। जो भातखंडे संगीत संस्थान है वो आपका पंडित विष्णु नारायण के प्रयासों से 15 जुलाई 1926 में उसकी स्थापना होती। कब होती है आपकी? 1926 में इसकी स्थापना होती है। उस समय पे जब इसकी स्थापना होती है उस समय इसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या है? मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब ये कब इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना होती है आपका लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। किसके प्रयासों से? पंडित विष्णु नारायण। पंडित विष्णु नारायण। पंडित विष्णु नारायण। पंडित विष्णु नारायण के प्रयासों से क्या होता है कि आपका भातखंडे संगीत संस्थान, जिसका कि उस समय पे नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी? इसका नाम था मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसका क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। फिर 1960 में क्या होता है? 1960 में भातखंडे की जन्म शताब्दी पर इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी
संगीत महाविद्यालय रख दिया। ये जो भातखंडे जी थे ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। कौन से? बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। एक हुआ क्या कि जब 1960 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तब क्या किया गया कि इनके जो नाम पे है, इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम पे इस कॉलेज का नाम क्या रख दिया गया? भातखंडे। क्या नाम रख दिया? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, कब? 1960 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कब भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदला गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 1960। अगला है, फिर क्या होता है 1966 में इसे जो संस्कृत विभाग ने अपने अंतर्गत ले लिया। किसने अपने अंतर्गत ले लिया? संस्कृत विभाग ने अपने अंतर्गत इसे ले लिया 1966 में। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। कौन सी यूनिवर्सिटी हो गई है? आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछे कि आपका जो भातखंडे संगीत संस्थान है इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किस सन में मिला, तो आपको बताना है कि सन 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसका नाम क्या कर दिया गया? फिर से नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। अब इसका ये वर्तमान नाम है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। क्या? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। और लखनऊ वाले लोग इसे जानते भी होंगे, ये आपका कैसरबाग में पड़ता है। कहाँ पर? कैसरबाग। कैसरबाग चौराहे पर, आपको बता दें कैसरबाग चौराहे पर ये जो संस्थान है ये आपका स्थित है। और ये संगीत में क्या करता है? आपको पीएचडी तक की डिग्रियां देता है। क्या देता है? आपको पीएचडी तक की डिग्री देता है। जैसे हम किसी सब्जेक्ट से डिग्री लेते हैं, उसी तरह ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपको क्या करता है? आपको ग्रेजुएशन, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि आपको पीएचडी तक की आपको डिग्रियां प्रदान करता है। किसमें? आपको संगीत के क्षेत्र में। किसमें? आपको संगीत के क्षेत्र में। तो आगे देखेंगे, तो अगला हमारा है राज्य ललित कला अकादमी। क्या? राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी। तो 8 फरवरी 1962 को स्थापना लखनऊ में हुई। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? लखनऊ में हुई। यह अकादमी सांस्कृतिक विभाग के अधीन है। आपको इससे सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। ये जो आपकी राज्य ललित कला अकादमी है, पहला तो ये है कहाँ? तो यह हो गई आपकी लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है स्थापना 1962 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? आपका संस्कृत विभाग के, उत्तर प्रदेश राज्य का जो संस्कृत विभाग है उसके अंतर्गत ये आती है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 में लखनऊ में हुई। यहाँ से आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि आपका जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। और है कहाँ पर? तो ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी। क्या? भारतेंदु नाट्य अकादमी। ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में। कब होती है? 1975 में आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है। अगला उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। क्या? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। कब? 1963 में। और कहाँ पे है? ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित। अगर नॉर्मल पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, आपका मुरादाबाद, रामपुर, कुछ भी 4 ऑप्शन आपको देगा और आपसे जवाब मांगेगा। अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है लखनऊ में। और इसकी स्थापना होती है 1988 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1988 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1990 में होती है। कब होती है? 1990 में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। और इसकी स्थापना होती है 1996 में। कब होती है? 1996 में। आगे देखेंगे, आगे क्या है। आगे है उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला। क्या? उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला। अब अगर स्थापत्य उत्तर प्रदेश राज्य में अगर स्थापत्य कला के आप अगर नमूने देखना चाहें, उत्कृष्ट जो नमूने हैं, तो आप और पीछे चले जाइए हिस्ट्री में, तो आपको सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम अवशेष जो है उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के, वो मौर्य काल से मिलते हैं। किस काल से मिलते हैं? आपके मौर्य काल से। तो आपको याद रखना है
कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम अवशेष हैं वो किस काल से मिलते हैं? तो आपका कहाँ से मिलते हैं? आपके मौर्य काल से मिलते हैं। स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ है। अब जो ये सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, वो किसका नमूना है? आपका मौर्यकाल, यानी कि वो मौर्यकालीन है। जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वो आपका मौर्यकालीन स्थापत्य कला का बना हुआ उदाहरण है। यह बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मारक है। किसका स्मारक है? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मारक है। कौन? सारनाथ का सिंह स्तंभ। सिंह के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिसमें 32 तीलियां थी। क्या है कि जो सिंह का मस्तक है उस पर महाधर्म चक्र स्थापित है, जिसमें 32 तीलियां हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त अशोक के स्तूपों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? धर्मराज का स्तूप। आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो अशोक के द्वारा जो स्तूप बनवाए गए थे, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्तूप है वो आपका है धर्मराज का स्तूप। कौन था? धर्मराज का स्तूप। अब अगला पॉइंट देखिए, मंदिर निर्माण की कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। तो जो उत्तर प्रदेश में जो स्थापत्य कला जो देखने को मिलती है, उसमें अगर देखा जाए कि जो मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, कौन सा? जो आपका मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ वो आपका गुप्त काल से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? गुप्त काल से शुरू हुआ। अब देखेंगे मथुरा शैली। क्या? मथुरा शैली। मथुरा शैली में क्या है? कुषाण काल में मथुरा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कब? कुषाण काल में। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किसके काल में मथुरा शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो आपको याद रखना है जो कुषाण काल था, तो कुषाण काल में मथुरा शैली जो थी वो आप अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है। जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो सबसे पहली जो मूर्ति है वो आपकी किस शैली में निर्मित है? तो वो आपकी मथुरा शैली में निर्मित है। किसमें? मथुरा शैली में। इस शैली में बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। जो मथुरा शैली में जो भी महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई, उन्हें उसमें क्या दर्शाया गया? एक राजकुमार की तरह दर्शाया गया, ना कि भिक्षु की तरह, और ना ही क्या है उन्हें एक संत के रूप में दर्शाया गया। उन्हें किसमें दर्शाया गया? आपको एक तरह से राजकुमार की भांति दर्शाया गया। किसमें? मथुरा शैली में। अब इस मथुरा शैली की बात देखेंगे, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। उत्तर प्रदेश में जो गुप्तकालीन है उसमें उस स्थापत्य कला में क्या पाया गया? तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ गुप्त काल में हुआ। किसमें हुआ? मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आपकी किसमें शुरू हुई? आपका गुप्त काल में शुरू हुई। मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग इसी काल में हुआ। इसी काल में हुआ, इसका मतलब क्या है कि गुप्त काल से पहले के जो मंदिर हैं उनमें ईंटों का प्रयोग मंदिरों के निर्माण में नहीं हुआ करता था। क्या? मंदिरों के निर्माण में क्या है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। कब? गुप्तकालीन से पहले, क्योंकि गुप्तकालीन में क्या हुआ? ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। किसमें? मंदिर निर्माण में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। गुप्तकालीन स्थापत्य कला द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण मंदिर। कहाँ का मंदिर हो सकता है अगली स्लाइड में अभी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत सिकंदर लोधी द्वारा स्थापित आगरा नगर से हुई। अब अगर जब मध्यकालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो आप इसकी शुरुआत किसके द्वारा होती है? सिकंदर लोधी के द्वारा। अब आपको पता है कि सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने आपकी आगरा नगर की स्थापना की थी। किसमें की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा नगर आपसे पूछे किस स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो आपको बताना है किसका है? आपका मध्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण कौन है? आपका आगरा नगर। आगे देखेंगे, अगला है अटाला मस्जिद, झंझीरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद। ये सरकी शैली की प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो अटाला मस्जिद है वो किस स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है, तो आपको बताना है किस शैली की कला है? ये आपकी सरकी शैली। कौन सी? सरकी शैली। अगला पॉइंट है, ख्वाजा जहां ने जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। अगर पूछे कि जौनपुर में जो सरकी राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी, तो कौन है वो? आपके ख्वाजा जहां। कौन है? ख्वाजा जहां।
तो यहाँ तक हो गया आपका। अब देखेंगे मध्यकाल के बाद में आपका देखेंगे मुगल काल। कौन सा? मुगल काल। तो मुगल काल में क्या है, अकबर व शाहजहां के शासन काल में प्रदेश की स्थापत्य कला का विकास हुआ। जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापत्य कला है उसका विकास किसमें हुआ? अकबर व शाहजहां के शासन काल में। किसमें? अकबर और शाहजहां के शासन काल में। 1528 में आगरा में आगरा आगरा में आराम बाग का निर्माण ज्यामितीय विधि से बाबर ने कराया। अब यहां से आप देखिए कितने प्रश्न आपके बने। ये सन वाला तो प्रश्न हो सकता है ना बने, लेकिन अगर पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि आराम बाग कहाँ स्थित है, कहाँ पे, पहला प्रश्न आप देखिएगा आराम बाग कहाँ स्थित है आपका? आगरा में स्थित है। इसका आराम बाग का निर्माण किस विधि से कराया गया है? तो आपका हो जाएगा ज्यामितीय विधि से कराया गया है। किससे कराया गया आपका? ज्यामितीय विधि से कराया गया है। या फिर आपसे पूछे कि आराम बाग का निर्माण आगरा में किसने कराया, तो आपको बताना है बाबर ने कराया। किसने कराया? बाबर ने कराया। तो यहाँ से आपके कितने प्रश्न हो गए? 1, 2, 3 और 4। कब हुआ? 1528 में। तो एक लाइन से आपके 4 प्रश्न बने। तो आपको ये लाइन बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। अगला पॉइंट है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मियां मीर बाकी ने कराया। किसने कराया? मियां मीर बाकी ने कराया। आगरा और इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने कराया। एक तो जो आगरे का किला है उसका निर्माण, और जो इलाहाबाद का किला है, अब इलाहाबाद को क्या कहते हैं? इलाहाबाद को हम कहने लगे अब प्रयागराज। क्या कहने लगे? प्रयागराज। तो अगर आपसे पूछ ले कि आगरा का किला या फिर प्रयागराज के किले का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था आपका? अकबर ने कराया था। अगला पॉइंट, अकबर की सर्वोत्तम कृति फतेहपुर सीकरी। क्या फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के बाद राजधानी भी बनाया था। तो जो फतेहपुर सीकरी है ये आपका कहाँ है? ये आपका आगरा के पास में है, और इसका निर्माण अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद कराया था। उसके बाद में इसे कुछ समय के लिए क्या किया था? राजधानी भी बनाया था। इत्माद उद दौला का मकबरा, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें पित्रा, इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछता है कि इसमें किस शैली का निर्माण हुआ है। तो इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ। क्या? पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये लाइन भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है दीवाने आम, और एक एक दीवाने आम है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और एक है दीवाने खास। तो जो दीवाने आम है उसे क्या कहते हैं? इसमें तख्त ए ताऊस स्थापित है। क्या स्थापित है? तख्त ए ताऊस। और इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं मयूर सिंहासन। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन। अगला है मुसम्मन बुर्ज। क्या? मुसम्मन बुर्ज यह क्या है? यह एक 6 मंजिला इमारत थी। क्या है? 6 मंजिला इमारत थी। जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा बेगम ने 1648 में कराया था, और 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। इसी के साथ में जो वो आपका ताजमहल है, इसे भी, ताजमहल को भी 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। ठीक है। और मोती मस्जिद कहाँ पे है आपकी? तो मोती मस्जिद आपकी कहाँ पे स्थित है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी में देखेंगे क्या क्या है। तो जो फतेहपुर सीकरी है इसमें क्या है? इसमें एक तो आपका बुलंद दरवाजा है, सलीम अली चिश्ती का मकबरा है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, और जो जामा मस्जिद है इसमें, अब देखिए जामा मस्जिद क्यों महत्वपूर्ण है? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की घोषणा इसी मस्जिद से वर्ष 1582 में की थी। अकबर जब शासक बना तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि हम एक अपना अलग से धर्म चलाएं। क्या? एक धर्म चलाएं। तो उस धर्म का नाम क्या रखा था? दीन ए इलाही धर्म। क्या नाम रखा था आपका? दीन ए इलाही धर्म। और इसको, इस बात की जो घोषणा उसने की थी वो आपका जामा मस्जिद से ही की थी। क्या की थी? वो जो आपकी घोषणा थी इसकी, तो आपकी जामा मस्जिद से ही की थी। अब देखेंगे आधुनिक काल में स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण। आधुनिक काल में क्या है?
आपका बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, और ये सब चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? लखनऊ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जो आपका ये इमाम बाड़ा है, यहीं पर क्या है? भूल भुलैया। क्या है? भूल भुलैया। क्या है? भूल भुलैया। तो ये क्या हुआ? आपका उत्तर प्रदेश की संस्कृत से जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, और उम्मीद है कि जो एग्जाम में इसमें से आपका काम चल जाएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप सब लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, और क्या करिए? पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए। इस समय गर्मी है, पानी ज्यादा पीजिए और अपने माइंड को कूल रखिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इन्हीं सबसे प्रश्न आते हैं। आपको बहुत हाइप क्रिएट नहीं करना कि हाय अब हम क्या करेंगे, बहुत टफ पेपर है। नहीं भाई, टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, सरल आ रहा है तो भी सबके लिए आ रहा है। तो आप तो ये सोचे कि जितना पेपर टफ आए उतना ही अच्छा है। क्यों? जो टफ आएगा तो किसी को नहीं आएगा, और जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन वो आपको आते होंगे। तो क्या है, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ मेहनत करना है और चीजों को रिवीजन करना, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपका मैथ हो, आपका चाहे वो हिंदी हो। तो सब लोग मेहनत से पढ़ेंगे और क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।